हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं केबीएस पीआरटी कट ऑफ 2023। साथ ही साथ इसके साथ साथ इस बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किस प्रकार होगा, किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा केबीएस पीआरटी में, ये समझने वाली बात है कि कैसे होगा। और ये पीआरटी का ही नहीं, टीजीटी पीजीटी सबका ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस केबीएस इस बार इसी तरीके से इसी पैटर्न पे रखने वाला है। तो सारी बातें देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा बड़े ध्यान से। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और सभी लोग अच्छे से होली खेलिएगा, रंगों की होली खेलिएगा। अभी देखिए, एक बात आप लोगों को बता दूं कि यही क्लास में इसके पहले भी शूट कर रहा था, लेकिन उसमें भाभी लोग आकर के बवाल मचा दिए हैं, रंग वंग डालने लगी हैं, यहाँ पे शोर शराबा करने लगे हैं, तो वो क्लास बेकार हो गया है। देख लीजिए, यही क्लास में शूट कर रहा था और भाभी लोग क्या हालत कर दी हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, फिर से ये क्लास कंटिन्यू किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग केबीएस पीआरटी का कट ऑफ के बारे में। जो भी लोग यूट्यूब पे इस बार ये कह रहे हैं कि जिनका भी 140 नंबर से कम है, जो लोग यूट्यूब पे ये कह रहे हैं कि जिनका भी 140 नंबर से कम है उनका सिलेक्शन बेकार है, कुछ भी तैयारी ना करें, अपना इंटरव्यू ना देखें, उनके लिए ये बात कह देना उचित रहेगा कि क्या वो भूल गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन नाम की भी कोई चीज होती है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा अगर कम नंबर भी पाया है तो उसका नंबर बढ़ जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। कैसे आप लोगों को 15 से 20 नंबर ये मिलेगा, आइए मैं आप लोगों को यही प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इतना मान के चलिए, जिसका 120 भी नंबर आ रहा है उसका भी होने का चांस है, लेकिन कैसे चांस है ये सुनिएगा, समझिएगा बड़े ध्यान से। एक इसका फॉर्मूला है, रूल है, जो इस बार का केबीएस पीआरटी का जो पैटर्न हुआ है कि किस बेस पे हम नॉर्मलाइज करेंगे, तो एक इसका फॉर्मूला है, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। कैसे हम लोग इसको समझेंगे, कैसे अपना हम लोग मार्क निकालेंगे। एग्जाम एक पाली में नहीं हुआ था, एक दिन में नहीं हुआ था, एक हफ्ते एग्जाम चला था, कई पालियों में एग्जाम यह चला था कंटिन्यू। तो उन सभी शिफ्टों में किसी शिफ्ट में एग्जाम कम, मतलब कि पेपर ज्यादा हार्ड था, और किसी शिफ्ट में पेपर मॉडरेट था, और किसी शिफ्ट में पेपर एकदम लो इजी था। तो इन शिफ्टों का हम छात्रों के बेस पे नहीं कि कोई छात्र ये कह दे कि नहीं आज का पेपर टफ था, चाहे आज का पेपर हार्ड था, उनके बेस पे नहीं। ये वही संस्था तय करती है, जो संस्था पेपर बनाती है, ये वही संस्था तय करेगी कि कौन सा पेपर किस हिसाब से बना था, कौन सा पेपर टफ था और कौन सा पेपर इजी था। ये कोई भी छात्र, जिनको भाई छात्र को क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनके लिए तो हार्ड हो जाएगा, और जिनके लिए पूरा क्वेश्चन आ रहा है उनके लिए पेपर इजी हो जाएगा। इसीलिए छात्रों के बेस पे नहीं, छात्रों की बातों पे नहीं कि छात्र कह दें कि पेपर इजी आया था तो उसको मान लिया जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, जो अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ता है, ये एक फॉर्मूला है, जो अगर मतलब पेपर की तैयारी नहीं करता है वो पेपर में बैठ गया, ध्यान से सुनिएगा, जो अगर पेपर की तैयारी नहीं करता है और पेपर में बैठ गया, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन का वो पेपर है, तो उसको अगर एक प्रश्न सही मिल गया, एक प्रश्न फिर हार्ड मिल गया, फिर एक प्रश्न इजी मिल गया, फिर से एक प्रश्न हार्ड मिल गया, तो वो बाहर निकलते ही, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही ये कहेगा कि पेपर तो आज बहुत ही सरल था। जबकि वो ये नहीं देख रहा है कि मेरा 50 नंबर तो हुआ है और 50 नंबर बाकी रह गया है, 50 नंबर गलत हो गया है, लेकिन उसको एक नंबर सही, एक नंबर गलत, एक नंबर सही, ऐसे अगर पेपर पैटर्न मिल गया तो उसको तो यही लगेगा कि पेपर बहुत इजी आया था। जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, जो एक भी दिन पढ़ के पेपर नहीं दिया है, या फिर जो एक महीने की तैयारी करके पेपर दे रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर उसको ऐसा पेपर मिल गया तो बाहर निकलते ही ये कहेगा कि पेपर बहुत इजी था, जबकि वो ये नहीं देख रहा है कि उसका 50 क्वेश्चन गलत हुआ है। इसलिए छात्रों की बातों को ध्यान में न रखते हुए जो संस्था बताती है कि हां ये इस शिफ्ट का पेपर कठिन था और इस शिफ्ट का पेपर हार्ड था, तो उसके हिसाब से एनालिसिस होता है, छात्रों के बेस पे एनालिसिस नहीं होता है। अब आइए समझते हैं जो इस बार नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न है वो किस पैटर्न पर हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका पेपर कुल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क का, कुल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क का, जिसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेपर जो आप देते हैं वो संस्था ही क्या करती है, 4 या 5 क्वेश्चन गलत कर देती है, या फिर अपने जानबूझ के नहीं गलत करती है लेकिन गलत हो जाता है, वो संस्था की गलती होती है। तो मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन का वो पेपर है और 5 क्वेश्चन गलत दे दिया,
जो कि 5 क्वेश्चन गलत दे दिया, जो कि आंसर शीट जब आता है, जब आप मिलाते हैं तो उसमें जो गलत रहता है तो आप जाते हैं हाई कोर्ट में, तो वहां से ये होता है, आप उस पर आपत्ति दायर करते हैं तो उसमें निकल के आता है कि हाँ ये इस शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत था, इस शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत था, या फिर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ठीक, कितना हो भी क्वेश्चन गलत है वो गलत वाला निकाल दिया जाता है। अब इसका मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है और 5 क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका तो पेपर 95 पे जांच होगा, इसीलिए इन सब का एक रूल बनाया गया है। 5 क्वेश्चन जब गलत हो गया, 95 क्वेश्चन कुल टोटल बचा। अब ये 95 क्वेश्चन का कैसे हम लोग अपना मार्क निकालेंगे? हम नहीं निकालेंगे, ये संस्था वाले ही निकालते हैं। अब 95 क्वेश्चनों में मान लीजिए कि आपने सही किया 76 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन आपने सही किया और इसमें 19 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। कितना गलत कर दिया? आपने गलती जो किया है वो 19 क्वेश्चन गलत किया है, जबकि संस्था ने जो गलती किया था वो 5 क्वेश्चन गलती किया था। इस बात को समझने वाली है, आपने जो गलत किया है वो अलग है और संस्था का गलत करना ये अलग है, ठीक। तो 76 क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया और 19 क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया, कितने में? 95 में। अब इसका नंबर कैसे निकलता है? अब यहां से ध्यान से देखिएगा, इसका नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जितना नंबर का पेपर था वो लिया जाता है, उसके बाद से जितना क्वेश्चन आयोग ने सही किया है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत हो गया तो उतना क्वेश्चन, और उसके बाद से आपने फिर कितना क्वेश्चन सही किया है, इस फॉर्मूले पे ये आपका नंबर निकलता है। अब यहां से नंबर देखिएगा, यहां हो जाएगा यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 4, 5 20, 20 चौका 80, यहां पे आपका नंबर हो गया 80। अब ये समझने वाली बात है, ये 80 तो आपका नंबर निकल के आया 100 क्वेश्चन में, यानी 100 नंबर में आप 80 नंबर पा गए। अब इस पे क्या होता है, इस पे फिर परसेंटेज निकाला जाता है। अब इस पे परसेंटेज निकालने के लिए फिर एक फॉर्मूला लगता है। वो कौन सा फॉर्मूला है कि आपने अगर 80 पाया है, ये परसेंटेज के लिए आपने अगर 80 पाया है और पेपर कितने का था? 95 का था, और गुणे कितना कर दीजिए? 100 कर दीजिए, ठीक। तो ये क्या होता है, ये इससे परसेंटेज निकलता है, ठीक है। ऐसे ही सभी बच्चों का क्या होगा, निकाला जाएगा। इसके बाद देखिए, इतना ही नहीं, अभी इसके बाद क्या होता है, जो आयोग तय करेगा कि इस शिफ्ट का पेपर हार्ड था, इस शिफ्ट का पेपर मतलब इजी था, उसके बेस पे फिर उसका भी इक्वल किया जाएगा। हार्ड वाले का थोड़ा नंबर बढ़ाया जाएगा, इजी वाले का थोड़ा नंबर घटाया जाएगा, या इजी वाले का नंबर उतना ही रहने दिया जाता है और हार्ड वाले का कुछ नंबर दे करके उसको बराबर किया जाता है। यानी नॉर्मलाइजेशन का यही मतलब होता है, सामान्यीकरण, दूसरे के बराबर उसको करना, दूसरे वाले को, ठीक है। तो इस नॉर्मलाइजेशन का यही मतलब हुआ कि सामान्यीकरण, यानी जिसका पेपर हार्ड है उसको इजी वाले पेपर के तहत उसको बराबर इक्वल खड़ा करना, यही नॉर्मलाइजेशन का रूल होता है। तो ये तो हो गया पूरा फार्मूला कि कैसे हम लोग कैसे आयोग नॉर्मलाइज करता है, ठीक। ये हो गया पूरा फार्मूला। कट ऑफ मैंने बता दिया, इसमें आप लोगों का देख लीजिए कि कितना नंबर बढ़ जाएगा। जो इनका पेपर हार्ड था, मैंने तो अभी 100 पे काउंट करके दिखाया है कि 76 क्वेश्चन आप सही कर रहे थे, यहां पे 80 हो गया, 4 क्वेश्चन इतना ही बढ़ गया, ठीक है। तो केवल 100 पे अभी तो खैर और भी था, और किसी की शिफ्ट में तो 7-7 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, तो उसका और हाई चला जाएगा। इसके बाद अगर आप ये हार्ड वाले शिफ्ट में पड़े हैं तो इजी वाले के तहत फिर से 4-5 नंबर दे दिया जाएगा, वो और आपका हाई हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि 120 नंबर वाले पाने वाले की भी क्या होगी, नियुक्ति होगी। यहां से अगर आपका कुल मार्क 20 नंबर भी नॉर्मलाइज मिल जाता है, 20 नंबर भी नॉर्मलाइज हो जाता है, तो 120 और 20 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक, 140 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बस आप लोग अगर 120 नंबर तक भी आपने पाया है तो वो क्या करें, वो अपनी तैयारी को बरकरार रखें। वैसे 125 नंबर पाने वाले इतना मान के चलें, 125 से 2-4 नंबर प्लस माइनस रहेगा, और 125 नंबर पाने वाले ये अपनी तैयारी को बरकरार रखें, अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, अपने एनसीईआरटी पूरा पढ़ लें। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो एनसीईआरटी पढ़ना कोई गलत बात तो नहीं है ना, आपका ही ज्ञान बढ़ेगा। इसीलिए कुछ भी ना करिए, इंटरव्यू की तैयारी करिए, वो भी ना करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। क्योंकि जो मैंने कल बताया था कि किस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था।
इंटरव्यू में कैसा आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या आप पहन के जाएंगे, कैसे आप बात करेंगे, आपके बात करने का तरीका, आपके उठने का तरीका, आपके बैठने का तरीका। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है और अगर इंटरव्यू पे और वीडियो चाहते हैं कि हम अपना प्रोफेशन कैसे और बेहतर करें, कैसे हमारे बात करने का तरीका कैसे बेहतर होगा, कैसे उठने का तरीका, बैठने का तरीका, आई कांटेक्ट क्या होता है, प्रश्न कोई पूछ रहा है तो क्या हमें उसी की तरफ देखना है या 4-5 लोग रहते हैं उन सभी की तरफ देखना, क्या है पूरा प्रोसेस, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि एक सेपरेट वीडियो उस पर भी चाहिए। मैं उस पर भी बता दूंगा कि इंटरव्यू में कैसे आप लोग जाएंगे, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, पूरा आप लोगों को डिटेल मालूम चल जाएगा। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।